दंडकारण्य का घना और विशाल जंगल सुबह की हल्की नीली धुंध में किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। आराध्या शर्मा ने अपने जूतों के फीते कसते हुए एक गहरी सांस ली, जिसमें गीली मिट्टी और ताजे जंगली फूलों की मादक खुशबू मिली हुई थी। वह यहाँ केवल एक साधारण वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि इस प्राचीन और पवित्र वन की रक्षक बनकर आई थी। उसके हाथ में कैमरा और नोटबुक थी, जो उन दुर्लभ औषधियों को दस्तावेज करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिन्हें एक बड़ी और निर्दयी कॉरपोरेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए नष्ट करने पर तुली हुई थी। आराध्या की आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प चमक रहा था, जो किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं था। उसे रह रहकर यह याद आ रहा था कि कैसे राठौड़ ग्रुप ने इस पवित्र भूमि को एक कंक्रीट के जंगल और लग्जरी रिसोर्ट में बदलने की क्रूर योजना बनाई थी। यह विचार ही उसके खून को खौलाने के लिए काफी था और उसे ऊर्जा दे रहा था। वह कंटीली झाड़ियों के आसपास सेलिंग्स के लिए सेहुर देते, उसके लिए कंक्रीट के साम हमारे कार के सम्मानी आसपास सेलिंग इसकी एनफेलिंग्स के साम मानी एक साम और पैसे समानी आसपास बीच से बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थी, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। हर कदम पर उसे सचेत रहना था, क्योंकि यह जंगल जितना सुंदर और शांत दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। यहाँ जहरीले जीव और हिंसक जानवर किसी भी पल हमला कर सकते थे, लेकिन आराध्या के लिए सबसे बड़ा और खूंखार जानवर वह इंसान था, जो लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। अचानक एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास उसे कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। उसने अपनी चाल धीमी कर ली और एक विशाल तने के पीछे सांस रोककर छिप गई। वहां जंगल के बीचों बीच एक लंबा और गठीले बदन वाला अजनबी आदमी खड़ा था। उसने एक साधारण काली शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व और खड़ा होने का तरीका किसी राजा जैसा प्रभावशाली लग रहा था। वह हाथ में एक डिजिटल नक्शा लिए हुए था और बहुत ध्यान से आसपास के इलाके का सर्वेक्षण कर रहा था। आराध्या को तुरंत लगा कि यह निश्चित रूप से राठौड़ ग्रुप का ही कोई आदमी है, जो यहाँ विनाश की रूपरेखा तैयार करने आया है। गुस्से की एक तीव्र लहर ने उसके विवेक और तर्कशक्ति पर पूरी तरह काबू पा लिया। बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए वह अपने ठिकाने से बाहर निकली और तेजी से उस अजनबी की ओर बढ़ी। रुको वहीं और अपनी जगह से मत हिलो। उसकी आवाज जंगल की शांति को चीरती हुई गूंज उठी। वह आदमी पलटा और जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, आराध्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जिनमें एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। विक्रम सिंह राठौड़ ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी और लगभग अदृश्य मुस्कान थी, जो आराध्या को और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आराध्या ने उसके करीब जाकर पूछा। उसका कैमरा एक हथियार की तरह उस पर तना हुआ था। क्या तुम उन लालची ठेकेदारों में से एक हो जो इस स्वर्ग को नष्ट करना चाहते हैं? विक्रम ने शांति से अपना डिवाइस जेब में रखा और अपनी बाहें चौड़ी छाती पर बांध लीं। यह जंगल किसी की निजी जागीर नहीं है, मिस, उसने भारी और कड़क आवाज में जवाब दिया। और कभी कभी विनाश ही निर्माण की पहली सीढ़ी होती है, जिसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिससे आराध्या को गुस्सा और भी अधिक आ गया। उसने उसे जंगल से निकल जाने की कड़ी चेतावनी दी। उन दोनों के बीच बहस इतनी तीव्र और गर्म हो गई थी कि आराध्या ने अपने आसपास के खतरों पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया था। वह गुस्से में एक कदम पीछे हटी, यह महसूस किए बिना कि उसका पैर सूखी पत्तियों के ढेर पर पड़ा है। दुर्भाग्य से उन पत्तियों के नीचे एक विशाल और जहरीला कोबरा आराम कर रहा था, जिसकी नींद में खलल पड़ गया था। सांप ने फुफकारते हुए अपना फन उठाया और हमला करने की मुद्रा में आ गया। विक्रम की नजरें, जो अब तक आराध्या के चेहरे पर टिकी थीं, अचानक नीचे की ओर गईं और उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने चिल्लाकर उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि हिलो मत, तुम्हारे पैर के पास खतरा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और आराध्या के कुछ भी समझने से पहले ही अनहोनी हो गई।
कोबरा ने बिजली की गति से हमला किया और अपने नुकीले दांत उसके नाजुक टखने में गढ़ा दिए। एक तीखी और असहनीय पीड़ा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। आराध्या के मुंह से एक चीख निकल गई और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। सांप तुरंत वहां से रेंगकर झाड़ियों में ओझल हो गया। उसका पैर सुन्न होने लगा था और दृष्टि धुंधली हो रही थी। वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि इस सुदूर जंगल में कोबरा का जहर कितनी जल्दी जान ले सकता है और चिकित्सीय मदद यहाँ से मीलों दूर थी। विक्रम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर अब वह पहले वाली शांति नहीं थी, बल्कि एक तीव्र चिंता और गंभीरता थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आराध्या के पैर को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। शांत रहो और घबराओ मत, इससे जहर तेजी से फैलेगा, उसने एक आदेशात्मक स्वर में कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और आराध्या की जीन्स के निचले हिस्से को काट दिया ताकि घाव साफ दिखाई दे सके। वहां 2 छोटे लाल निशान थे, जो अब नीले पड़ने लगे थे और सूजन तेजी से बढ़ रही थी, जो जहर के फैलने का स्पष्ट संकेत था। आराध्या ने विरोध करने की कमजोर कोशिश की। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। लेकिन उसकी आवाज बहुत मध्यम हो रही थी। विक्रम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका है, इसलिए मुझे अपना काम करने दो, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती। विक्रम ने झुककर अपने होंठ सीधे उसके जख्म पर रख दिए। आराध्या का शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप उठा। उसने महसूस किया कि वह अजनबी जहर को बाहर खींच रहा है और थूक रहा है। यह एक अत्यंत निजी और गहन क्षण था, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा उस अजनबी के स्पर्श से मिट रही थी। जंगल का शोर अचानक थम गया था। केवल विक्रम की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर बार जब वह जहर चूसता, आराध्या को दर्द के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी महसूस होती। वह उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, जो कुछ पल पहले उसका दुश्मन लग रहा था, लेकिन अब उसका रक्षक बन गया था। उसके काले बालों की एक लत उसके माथे पर गिर रही थी और पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद जहर की वजह से, या शायद उस अजनबी की अत्यधिक निकटता की वजह से जिसने उसे भ्रमित कर दिया था। कई बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद विक्रम ने अंततः अपना सिर ऊपर उठाया और गहरी सांस ली। उसके होंठ थोड़े सूज गए थे और उस पर खून का हल्का सा निशान था जो उसे और भी रफ दिखा रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह साफ किया, फिर घाव को धोने लगा। काफी जहर निकल गया है, लेकिन हमें तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा। उसने अपनी शर्ट से एक कपड़ा फाड़ा और घाव के ऊपर कसकर बांध दिया ताकि बचा हुआ जहर शरीर में न फैले। आराध्या अब बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। मुझे नींद आ रही है और सब कुछ घूम रहा है, आराध्या ने बुदबुदाते हुए कहा। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया जैसे वह फूलों की तरह हल्की हो। सोना मत और मेरी तरफ देखो, ते हुए कहा। उसने उसे झकझोरते हुए कहा। उसकी बाहों में एक सुरक्षित और मजबूत एहसास था जिसने आराध्या को थोड़ी तसल्ली दी। विक्रम जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर तेजी से लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसका कीमती और ब्रांडेड सूट अब धूल और खून से सना हुआ था, लेकिन उसे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके लिए उस समय दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती उस अनजान लड़की की जान थी जिसे वह अपनी गोद में लिए हुए था। चलते चलते विक्रम ने उस लड़की के चेहरे को देखा जो अब बेहोश हो चुकी थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है क्योंकि उसने उसकी आंखों में वह आग देखी थी जो उसे किसी और में नहीं मिली थी। राठौड़ साम्राज्य का वारिस होने के नाते उसे कामी नहीं मिली थी। लोग हमेशा उसके सामने झुकते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन इस लड़की ने उसे चुनौती दी थी। एक अजीब सा बंधन महसूस हो रहा था जो शब्दों से परे था।
उसने अपने ड्राइवर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसे मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी शारीरिक क्षमता का उपयोग करना था। यह उसके लिए भी एक परीक्षा थी। लगभग आधे घंटे की कठिन और थका देने वाली चढ़ाई के बाद विक्रम पसीने से लथपथ होकर सड़क के किनारे पहुंचा। वहां उसकी काले रंग की लग्जरी एसयूवी खड़ी थी, जो जंगल के वातावरण में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। उसका ड्राइवर, जो बाहर इंतजार कर रहा था, अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर चौंक गया। सर, आपको क्या हुआ? और यह कौन है? ड्राइवर ने दौड़कर दरवाजा खोला। सवाल मत पूछो और बस गाड़ी चलाओ, सबसे नजदीकी अस्पताल ले चलो अभी, विक्रम ने गरजते हुए आदेश दिया। उसने आराध्या को पिछली सीट पर लिटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया, उसका हाथ थामे हुए ताकि उसकी नब्ज की जांच करता रहे। गाड़ी पूरी रफ्तार से धूल उड़ाती हुई शहर की ओर भागी, जैसे हवा से बातें कर रही हो। विक्रम की नजरें आराध्या के पीला पड़ चुके चेहरे से हट नहीं रही थी। वह बार बार उसके गाल थपथपा रहा था। हिम्मत मत हारना, जंगली बिल्ली, क्योंकि तुमने अभी मुझसे लड़ना खत्म नहीं किया है। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि वह एक अजनबी के लिए इतना परेशान क्यों है। क्या यह सिर्फ मानवता थी, या कुछ और जो उसके दिल के किसी कोने को छू गया था? उसने अपने महंगे रुमाल से उसके माथे का पसीना पोंछा, वह जो अरबों के सौदे बिना पलक झपकाए कर लेता था, आज एक लड़की की सांसों को गिनते हुए घबरा रहा था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से निजी क्लिनिक के सामने गाड़ी जोर से रुकी। विक्रम ने उसे फिर से अपनी गोद में उठाया और अंदर की ओर भागा, अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना। डॉक्टर, मुझे तुरंत मदद चाहिए, कोई है यहाँ? उसकी आवाज रिसेप्शन हॉल में गूंज उठी। हॉस्पिटल का स्टाफ, जो इतनी महंगी गाड़ी और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर स्तब्ध था, तुरंत हरकत में आ गया। डॉक्टरों ने आराध्या को स्ट्रेचर पर लेटाया और तेजी से इमरजेंसी रूम की ओर ले गए। विक्रम को बाहर ही रोक दिया गया। वह दरवाजे के कांच से उसे दूर जाते हुए देख रहा था। उसके हाथों में अभी भी उसके खून का स्पर्श था। प्रतीक्षा कक्ष में एक भारी और तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम एक लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और अपने सिर को हाथों में छिपा लिया। उसने महसूस किया कि उसका दिल अभी भी दौड़ रहा है और सांसें तेज हैं। आज का दिन केवल एक सामान्य सर्वेक्षण के एक में सिर किया लिए था, लेकिन यह जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, जिसमें दर्जनों मिस्ड कॉल थे, बोर्ड मीटिंग्स, निवेशकों के कॉल, लेकिन उसने फोन को बिना देखे स्विच ऑफ कर दिया। इस पल में राठौड़ ग्रुप का सीईओ विक्रम सिंह राठौड़ अस्तित्व में नहीं था। यहाँ केवल एक साधारण आदमी था जो एक जान बचाने की प्रार्थना कर रहा था। कुछ घंटों के बाद, जो विक्रम को सदियों जैसे लगे, डॉक्टर बाहर आए। वह खतरे से बाहर हैं और अब उन्हें होश आ रहा है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने समय रहते जहर निकालकर उनकी जान बचा ली है, वरना परिणाम घातक हो सकते थे। विक्रम ने राहत की एक गहरी सांस ली। वह चुपचाप कमरे के अंदर गया जहां आराध्या सो रही थी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसके सिरहाने रख दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे वापस उठा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसे अभी पता चले कि वह कौन है। वह मुड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। पीछे छोड़ गया केवल एक सवाल और एक अधूरी कहानी। अगली सुबह जब आराध्या की आंखें खुलीं, तो उसे अपने चारों ओर केवल सफेदी और एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। उसके सिर में हल्का दर्द था और कमरे में एंटीसेप्टिक और दवाइयों की तीखी गंध भरी हुई थी। उसने अपनी भारी पलकों को झपकाया और महसूस किया कि वह जंगल की गीली जमीन पर नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे और आरामदायक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। उसके दिमाग में पिछले दिन की घटनाएं किसी धुंधली फिल्म की तरह चलने लगी। जंगल की वो भयावह दोपहर, कोबरा का जानलेवा हमला, और वह अजनबी जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी।
तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स मुस्कुराते हुए अंदर आई, जिसके हाथ में दवाइयों की ट्रे थी। आप अब कैसी महसूस कर रही हैं, मिस शर्मा? नर्स ने विनम्रता से पूछा और उसका तापमान चेक किया। आराध्या ने अपनी सूखी जुबान को गीला करते हुए पूछा, वह आदमी कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया था और मुझे उसे धन्यवाद कहना है? नर्स ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, वह भद्र पुरुष आपको यहाँ भर्ती कराने और सारे बिल चुकाने के तुरंत बाद चला गया था। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि आपको आराम की सख्त जरूरत है और आपको परेशान न किया जाए। आराध्या को यह सुनकर एक अजीब सी निराशा और झुंझलाहट हुई। आराध्या ने अपने पैर की तरफ देखा, जहां अब एक साफ और सफेद पट्टी बंधी हुई थी। दर्द काफी कम हो गया था, लेकिन उस स्पर्श की याद अभी भी ताजा थी। वह अजनबी, जिसने बिना किसी परिचय के इतनी बड़ी मदद की और फिर गायब हो गया, उसके लिए एक पहेली बन गया था। लेकिन आराध्या के पास इस रहस्य को सुलझाने का समय नहीं था। उसका मिशन अभी भी अधूरा था और जंगल खतरे में था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ बिस्तर छोड़ा, नर्स के विरोध के बावजूद अपने कपड़े बदले और डिस्चार्ज पेपर पर साइन किए। उसे वापस मुंबई लौटना था, जहां असली लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। मुंबई की सड़कों पर उतरते ही आराध्या का स्वागत गाड़ियों के शोर, धूल और उमस भरी गर्मी ने किया। यहाँ की हवा में जंगल जैसी ताजगी नहीं थी, बल्कि पेट्रोल और धुएं की गंध थी। यह शहर कभी नहीं सोता था और यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास प्रकृति के लिए समय नहीं था। आराध्या ने एक टैक्सी ली और सीधे अपने एनजीओ के कार्यालय की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में अब केवल एक ही लक्ष्य था, राठौड़ ग्रुप के मुख्यालय पर धावा बोलना और उस विनाशकारी प्रोजेक्ट को रुकवाना। उसने अपने साथियों को फोन किया और दोपहर तक एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने का निर्देश दिया। दोपहर होते होते मुंबई के पॉश इलाके में स्थित विशालकाय राठौड़ टावर के सामने भीड़ जमा होने लगी थी। यह इमारत कांच और स्टील से बनी एक आधुनिक कृति थी, जो आसमान को छू रही थी और सत्ता व पैसे का प्रतीक थी। आराध्या भीड़ के सबसे आगे खड़ी थी। उसके हाथ में मेगाफोन था और आंखों में अंगारे थे। हमारे जंगल बिकाऊ नहीं है और हम अपनी जमीन को कंक्रीट के जंगल में नहीं बदलने देंगे। उसकी आवाज गगनचुंबी इमारत की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। राठौड़ टावर का मुख्य द्वार किसी किले से कम नहीं था, जहां दर्जनों सुरक्षाकर्मी तैनात थे। आराध्या जानती थी कि बाहर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसे सीधे उस व्यक्ति से बात करनी होगी जो इन सब फैसलों के पीछे है। उसने एक चतुर योजना बनाई। जब पुलिस और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में व्यस्त थे, उसने पिछले दरवाजे से, जो आमतौर पर स्टाफ के लिए होता था, अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया, अपनी पुरानी प्रेस आईडी का उपयोग करके, जिसे उसने अपनी पत्रकारिता के दिनों से संभाल कर रखा था। वह किसी तरह रिसेप्शन को चकमा देने में सफल रही और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी और आराध्या का दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। वह 50वीं मंजिल पर जा रही थी, जहां राठौड़ ग्रुप के सीईओ का आलीशान कार्यालय था। उसने मन ही मन उन कड़वे शब्दों का अभ्यास किया जो वह उस निर्दयी व्यापारी के मुंह पर मारने वाली थी। उसे लगा कि वह सीईओ कोई मोटा, उम्रदराज और लालची व्यक्ति होगा, जिसे केवल अपने बैंक बैलेंस की चिंता है। लिफ्ट का दरवाजा एक हल्की सी घंटी के साथ खुला और उसके सामने एक बेहद शानदार और ठंडा कॉरिडोर था, जहां की शांति बाहर के शोरगुल से बिल्कुल विपरीत थी। सीईओ के केबिन के बाहर बैठी सेक्रेटरी ने उसे देखते ही रोकने की कोशिश की। मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती, कृपया रुकिए, सेक्रेटरी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। लेकिन आराध्या सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे तुम्हारे बॉस से अभी बात करनी है और मैं बिना जवाब लिए यहां से नहीं जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा और सेक्रेटरी को दरकिनार करते हुए सीधे बड़े महोगनी दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया।
दरवाजा खुलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आराध्या गुस्से में अंदर दाखिल हुई। तैयार थी कि अपनी सारी भड़ास उस व्यक्ति पर निकाल दे जो उसकी दुनिया को उजाड़ने पर तुला था। सामने का नजारा देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। यह एक विशाल कार्यालय था जिसकी पूरी दीवार कांच की थी और वहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी और उसके पीछे एक ऊंची काली कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसका चेहरा शहर के नज़ारे की ओर था। मिस्टर राठौड़, आपको लगता है कि आप अपने पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकते हैं? आराध्या ने चिल्लाते हुए कहा। प्रकृति आपकी जागीर नहीं है जिसे आप जब चाहे नष्ट कर दें। उसने अपनी फाइल मेज पर पटक दी जिससे कमरे की शांति भंग हो गई। कुर्सी धीरे धीरे घूमी और उस पर बैठे व्यक्ति का चेहरा सामने आया। आराध्या के शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने वही गहरा और तीखा चेहरा था, वही भेदने वाली काली आंखें और वही आत्मविश्वास जो उसने कल जंगल में देखा था। यह वही अजनबी था जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसके पैर से जहर चूसा था। लेकिन आज वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि एक महंगे और सलीके से सिले हुए 3 पीस सूट में था। विक्रम सिंह राठौड़ ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए उसे देखा। उसके चेहरे पर पहचानने का कोई भाव नहीं था, केवल एक ठंडी और व्यावसायिक गंभीरता थी। तुम आराध्या के मुंह से बस इतना ही निकल सका। उसका दिमाग इस सच को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा था कि उसका रक्षक और उसका दुश्मन एक ही व्यक्ति है। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मेज के किनारे तक चलकर आया। मिस आराध्या शर्मा, मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सुरक्षा घेरे को तोड़ने में इतनी माहिर हैं। उसकी आवाज में वही भारीपन था जो जंगल में था, लेकिन अब उसमें एक कॉर्पोरेट क्रूरता भी मिली हुई थी। आराध्या को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो यह सब एक नाटक था। तुम जंगल में क्या कर रहे थे? क्या तुम वहां अपनी तबाही का जायजा लेने गए थे? आराध्या ने खुद को संभालते हुए पूछा। उसका गुस्सा अब और भी बढ़ गया था क्योंकि उसे धोखा महसूस हो रहा था। विक्रम ने अपनी मेज से एक पेपर वेट उठाया और उसे घुमाने लगा। मैं अपने प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण खुद करना पसंद करता हूँ, उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। और जहां तक मेरी पहचान का सवाल है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कौन नहीं हूँ। आपने ही मुझे शिकारी समझ लिया था। उसकी बातों में एक तार्किक धार थी जिसने आराध्या को और भी निरुत्तर कर दिया। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें वो जंगल काटने दूंगी। वह जंगल हजारों जीवों और आदिवासियों का घर है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसकी कठोरता में दरार दिखी। उसने आराध्या के पैर की पट्टी की ओर देखा, फिर वापस उसकी आंखों में। व्यापार भावनाओं से नहीं चलता मिस शर्मा। वह जमीन कानूनी तौर पर मेरी है और मैं वहां जो चाहे कर सकता हूं। यह प्रोजेक्ट हजारों लोगों को रोजगार देगा। क्या आप उसके खिलाफ हैं? तुम्हारे रोजगार की कीमत प्रकृति का विनाश है और मैं यह होने नहीं दूंगी, आराध्या ने चुनौती देते हुए कहा। उसने महसूस किया कि विक्रम उसे एक विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक दिलचस्प पहेली के रूप में देख रहा था। तभी सेक्रेटरी और 2 सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। सर, हमें खेद है, यह जबरदस्ती अंदर घुस आई, गार्ड ने घबराते हुए कहा और आराध्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का संकेत दिया। इसे छोड़ दो, विक्रम ने आदेश दिया। मिस शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाओ, लेकिन इज्जत के साथ। आराध्या ने गार्ड का हाथ झटक दिया। मुझे बाहर जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। याद रखना मिस्टर राठौड़, यह लड़ाई अभी शुरू हुई है और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं इतनी उदार नहीं होंगी। वह मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजती रही।
विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा। जब वह ओझल हो गई तो वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने अनजाने में अपने निचले होंठ को अंगूठे से छुआ। जहां कल उस जंगली लड़की के खून का स्वाद आया था, उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आ गई। खेल तो अब शुरू हुआ है, जंगली बिल्ली, वह बुदबुदाया। राठौड़ टॉवर से बाहर निकलते ही आराध्या ने एक गहरी और लंबी सांस ली, जैसे वह किसी जहरीले धुएं से बाहर आई हो। उसका दिल अभी भी गुस्से और अविश्वास से भारी था। वह उस आदमी, विक्रम सिंह राठौड़, की छवि को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें और वह अहंकारी मुस्कान बार बार उसके सामने आ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से वादा किया कि वह अपनी भावनाओं को अपने मिशन के आड़े नहीं आने देगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी टीम के प्रमुख सदस्य रोहन को कॉल किया। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी रोहन। अब यह लड़ाई सिर्फ कागजों पर नहीं लड़ी जाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। हमें मीडिया का सहारा लेना होगा और इस कॉरपोरेट दानव का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा। अगले कुछ दिनों में मुंबई की सड़कों और सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह का तूफान देखने को मिला। आराध्या ने सेव दंडकारण्य अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दिया था। उसने जगह जगह नुक्कड़ नाटक, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां आयोजित कीं, जिनमें राठौड़ ग्रुप की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। समाचार चैनलों पर उसकी बहस और तर्क लोगों का ध्यान खींच रहे थे। वह न केवल एक पर्यावरणविद थी, बल्कि अब वह एक निडर नेता के रूप में उभर रही थी। उसकी आवाज में सच्चाई की खनक थी, जिसने आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लोग अब सवाल पूछने लगे थे कि क्या विकास के नाम पर विनाश करना सही है। आराध्या का यह रूप देखकर उसके विरोधी भी सतर्क हो गए थे। उसी समय राठौड़ टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आलीशान केबिन के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कबीर मल्होत्रा, विक्रम का चचेरा भाई और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, गुस्से में लाल होकर खिड़की के पास खड़ा था। वह नीचे जमा भीड़ को देख रहा था जो उसके खिलाफ नारे लगा रही थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था, जिसे वह इतनी जोर से पकड़े हुए था कि वह कभी भी टूट सकता था। विक्रम, क्या तुम देख रहे हो कि वह मामूली लड़की हमारी नाक के नीचे क्या कर रही है? कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। हमारी कंपनी की साख मिट्टी में मिल रही है और तुम यहाँ शांति से बैठकर फाइलों में दस्तखत कर रहे हो। कबीर की आंखों में क्रूरता और अधीरता साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसने अपनी पेन को मेज पर रखा और कबीर की ओर देखा। कबीर, व्यापार में गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह लड़की अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। जब तक प्रोजेक्ट को कानूनी मंजूरी नहीं मिल जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। विक्रम की यह उदासीनता कबीर को और भी ज्यादा भड़का रही थी। कबीर को नहीं पता था कि विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर वह शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछा रहा था जहां हर मोहरा उसकी उंगलियों पर नाचने वाला था, और कबीर उसका सबसे बड़ा शिकार था। कबीर ने अपना गिलास मेज पर पटक दिया और विक्रम के करीब आया। मुझे लगता है कि जंगल की हवा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है भाई, उसने ताना मारते हुए कहा। अगर तुम इस मुसीबत को नहीं हटा सकते तो मैं अपने तरीके से इसे संभाल लूंगा। मुझे पता है कि कांटों को कैसे उखाड़ा जाता है। यह कहकर कबीर वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। विक्रम ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कबीर पर 24 घंटे नजर रखो, उसने अपने निजी जासूस को आदेश दिया। वह कोई बेवकूफ़ी करने वाला है और मुझे उसकी हर हरकत की खबर चाहिए। विक्रम जानता था कि खेल अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। अगले दिन आराध्या को पता चला कि पर्यावरण मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारी चुपचाप राठौड़ ग्रुप के साथ एक गुप्त बैठक करने वाले हैं। यह बैठक एक 5 सितारा होटल में होने वाली थी।
आराध्या ने तय किया कि वह वहां जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगी और उनका आराध्या की कुछ फाती है नहीं कारण आराध्या के कुछ के साथ एक गुप्त बैठक करने वाले हैं। पर्दाफाश करेगी। उसने एक साधारण पत्रकार का वेश बनाया और होटल की लॉबी में पहुंच गई। वहां की चकाचौंध और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी, लेकिन आराध्या का आत्मविश्वास उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। वह किसी तरह उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रही जहां बैठक होने वाली थी। गलियारे में चलते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और आराध्या जल्दी से उसमें घुस गई ताकि वह किसी सुरक्षा गार्ड की नजर में न आए। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, एक लंबा हाथ बीच में आया और दरवाजा फिर से खुल गया। अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह राठौर था। आराध्या उसे देखकर सकपक्का गई। विक्रम ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उसे पता था कि वह यहां होगी। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी। दोनों के बीच एक भारी और असहज खामोशी थी। आराध्या अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, जबकि विक्रम की नजरें लिफ्ट के डिजिटल इंडिकेटर पर टिकी थीं। यह संयोग था या साजिश? आराध्या समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुक गई और सारी लाइटें बंद हो गईं। घूप अंधेरा छा गया। केवल आपातकालीन लाल बत्ती जल रही थी। आराध्या घबराहट में दीवार से सट गई। क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। लगता है पावर कट है या फिर कोई तकनीकी खराबी। विक्रम की शांत आवाज अंधेरे में गूंजी। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण सीधे आराध्या के चेहरे पर पड़ी, जो पसीने से भीगा हुआ था। विक्रम उसके करीब आया, बहुत करीब। डरने की जरूरत नहीं है जंगली बिल्ली, मैं यहां हूं, उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। इस निकटता ने आराध्या के दिल की धड़कन और तेज कर दी। क्या यह सब तुम्हारी चाल है मुझे डराने के लिए? आराध्या ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से पूछा। विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वे एक दूसरे से इंचों की दूरी पर थे। अगर मुझे तुम्हें डराना होता तो मैं तुम्हें उस दिन जंगल में ही छोड़ देता, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सुनो आराध्या, तुम जिस आग से खेल रही हो वह तुम्हें जला देगी। कबीर वह नहीं है जो तुम सोचती हो। वह बहुत खतरनाक है। यह एक चेतावनी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी परवाह भी छिपी थी। आराध्या ने महसूस किया कि विक्रम के कठोर आवरण के नीचे कुछ और भी है जिसे वह छिपा रहा है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो या चेतावनी दे रहे हो? उसने पलटकर पूछा। विक्रम ने अपना हाथ दीवार पर रखा, आराध्या को अपने घेरे में लेते हुए। इसे जो चाहे समझ लो, लेकिन इस मामले से दूर रहो, उसने गंभीरता से कहा। तुम नहीं जानती कि इस कॉर्पोरेट दुनिया की नींव में कितनी लाशें दफन हैं। आराध्या उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उस पल नफरत और आकर्षण के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। विक्रम की आंखों में एक ऐसा दर्द और गहराई थी जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है जो शब्दों से परे है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और राजों में जकड़ा हुआ है। तभी अचानक बिजली वापस आ गई और लिफ्ट फिर से चलने लगी। वह जादुई और तनावपूर्ण क्षण टूट गया। विक्रम तुरंत पीछे हट गया और अपने सूट को ठीक करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजा खुला और वे उस मंजिल पर पहुंच गए जहां बैठक होनी थी। बाहर निकलने से पहले विक्रम रुका और बिना पीछे मुड़े कहा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि हर बार मैं बचाने के लिए नहीं आऊंगा। आराध्या उसे गलियारे में जाते हुए देखती रही। उसका दिमाग सवालों के भंवर में फंसा था। क्या विक्रम उसका दुश्मन था या उसका गुप्त रक्षक? और कबीर के बारे में उसने जो कहा, उसका क्या मतलब था? आराध्या ने अपना सिर झटककर खुद को वर्तमान में वापस लाया। वह यहाँ अपने मिशन के लिए आई थी।
किसी अमीरजादे के साथ रोमांस या पहेलियां सुलझाने नहीं। वो सावधानी से आगे बढ़ी और उस कॉन्फ्रेंस रूम के पास छिप गई जहां बैठक चल रही थी। उसने अपने फोन का रिकॉर्डर चालू किया। अंदर से कबीर की आवाज आ रही थी, जो अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कर रहा था। हमें यह जमीन हर हाल में चाहिए, चाहे हमें कितने भी पेड़ काटने पड़ें या बस्तियां उखाड़नी पड़ें। कबीर हंसते हुए कह रहा था। आराध्या का खून खौल उठा। यह सबूत उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वहां से चुपचाप निकलने की योजना बनाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह मुड़ी, उसका पैर एक फूलदान से टकरा गया और वह जोर से गिर गया। आवाज सुनकर अंदर सन्नाटा छा गया। कौन है वहां? कबीर की दहाड़ सुनाई दी। दरवाजा खुला और 2 हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्ड बाहर निकले। आराध्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे घेर लिया। कबीर भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो यह हमारी छोटी सी जासूस है, उसने व्यंग्य करते हुए कहा। मिस शर्मा, आपने गलत जगह पर अपनी नाक घुसेड़ दी है। अब आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। कबीर ने गार्डों को इशारा किया। उसे ले चलो। आज रात हम उसे सिखाएंगे कि बड़ों के मामलों में दखल देने का क्या अंजाम होता है। उसी वक्त विक्रम अपनी कार में बैठा था, जो होटल से निकल रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और फिर पीछे होटल की ओर देखा। उसने कबीर के शब्दों और इरादों को याद किया। नहीं, वह इतना नीचे नहीं गिर सकता। विक्रम ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आराध्या की वह निडर आंखें और उसकी सुरक्षा की चिंता उसे सता रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और गाड़ी को वापस यू टर्न लेने का आदेश दिया। अगर कबीर ने उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बुदबुदाया। युद्ध की असली शुरुआत अब होने वाली थी। कबीर के आदमियों ने आराध्या को बेरहमी से एक पुराने और जर्जर गोदाम के ठंडे और पथरीले फर्श पर फेंक दिया। चारों ओर धूल और लोहे के जंग की तीखी गंध फैली हुई थी, जो वातावरण को और भी डरावना और दमघुंटू बना रही थी। उसके हाथ और पैर मोटी जूट की रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे उसकी कोमल त्वचा पर गहरे लाल निशान पड़ गए थे। हालांकि उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार न मानने वाली एक अद्भुत चमक और अटूट दृढ़ संकल्प बाकी था, जो किसी को भी डरा सकता था। कुछ ही पलों में कबीर मल्होत्रा अंधेरे कोने से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल, घिनौनी और विजयी मुस्कान तैर रही थी। उसने अपने महंगे चमड़े के जूतों से फर्श की धूल उड़ाते हुए आराध्या के पास आकर घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट के रास्ते में आने की? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहरीली नफरत साफ झलक रही थी। अब वह जंगल तो निश्चित रूप से कटेगा ही, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम यहाँ से कभी भी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। आराध्या ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत बटोरकर कबीर के चेहरे पर सीधे थूक दिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से और अपमान से अचानक तमतमा उठा। तुम एक कायर और गिद्ध जैसे इंसान हो, जो सिर्फ निहत्थे और मजबूर लोगों पर हमला करना जानता है, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गोदाम की ऊंची छतों से टकराकर गूंजने लगी, जिससे वहां खड़े गुंडे भी एक पल के लिए सहम गए। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच्चाई को कभी दबा नहीं पाओगे, और दंडकारण्य की पवित्र भूमि तुम्हें तुम्हारी इस क्रूरता के लिए कभी माफ नहीं करेगी। अपमान से तिलमिलाए कबीर ने अपना हाथ उठाया और आराध्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका सिर दीवार से जा टकराया और होंठ से खून बहने लगा। उसने अपने गार्डों की ओर इशारा किया और एक भारी लोहे की जंजीर मंगवाई, ताकि उसे और भी मजबूती से बांधा जा सके। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं, उसने चिल्लाकर कहा। कबीर की आंखों में पागलपन का जुनून सवार था और वह सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे गोदाम के चारों ओर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दें। दूसरी ओर
राठौड़ टावर के अपने आलीशान निजी केबिन में विक्रम सिंह राठौड़ बेचैनी से टहल रहा था और लगातार घड़ी देख रहा था। तभी उसके गुप्त जासूस का फोन आया, जिसने उसे कांपती आवाज में खबर दी कि कबीर के गुंडों ने आराध्या को होटल के पीछे से अगवा कर लिया है। खबर सुनते ही विक्रम का चेहरा ग्रेनाइट पत्थर जैसा कठोर हो गया और उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। उसने अपनी मेज पर रखा कीमती कांच का गिलास फर्श पर पटक दिया, जो हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसने तुरंत अपना कोट उतारा और आस्तीनें चढ़ा लीं। विक्रम अच्छी तरह जानता था कि पुलिस को बुलाना अभी बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कबीर के राजनीतिक तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए थे। उसने अपने वफादार अंगरक्षक को केवल एक गुप्त स्थान का पता भेजने का निर्देश दिया और अपनी काली स्पोर्ट्स कार की चाबी उठा ली। आज वह एक परिष्कृत बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में निकल रहा था, जिसने एक बार फिर उस लड़की की जान बचाने की शपथ ली थी। उसकी गाड़ी की रफ्तार सड़क पर दौड़ते हुए उसकी आंतरिक व्याकुलता और तीव्र क्रोध को स्पष्ट दर्शा रही थी। कबीर के सशस्त्र गुंडे गोदाम के बाहर शराब पी रहे थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है। विक्रम की गाड़ी कुछ दूर घनी झाड़ियों के पीछे रुकी और वह एक काली छाया की तरह अंधेरे में विलीन हो गया। उसके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, लेकिन उसके मजबूत हाथ और पैर किसी भी लोडेड बंदूक से ज्यादा घातक थे। उसने बचपन से ही विशेष मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में महारत हासिल की थी, जो आज पहली बार काम आने वाली थी। अंदर आराध्या को एक बड़े लोहे के खंभे से बांध दिया गया था और उसके पैरों के चारों ओर ज्वलनशील पदार्थ बिखेर दिए गए थे। कबीर ने अपनी जेब से एक सोने का लाइटर निकाला और उसे जलाकर उसकी नाचती हुई लौ से क्रूरतापूर्वक खेलने लगा। वह चाहता था कि आराध्या अपनी मौत के डर से उसके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन वह उसे केवल घृणा भरी और स्थिर नजरों से देख रही थी। मौत से डर उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ मेरा ईमान है, उसने शांति से कहा। कबीर ने अपना हाथ हवा में लहराया और अपने आदमियों को बाहर जाने का अंतिम इशारा किया। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और एक डिजिटल टाइमर सेट कर दिया, जो ठीक 10 मिनट बाद एक भीषण धमाका करने वाला था। मैं तुम्हें यहाँ जिंदा जलते हुए छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी राख उसी मिट्टी में मिल जाए जिसे तुम बचाना चाहती थी, कबीर ने ठहाका मारते हुए कहा। वह धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी इस घिनौनी और क्रूर जीत का अब पूरा और अटूट भरोसा हो चुका था। अचानक गोदाम की छत का एक बड़ा हिस्सा भयानक आवाज के साथ टूटकर नीचे गिरा और धूल के गुब्बार के बीच एक शक्तिशाली आकृति खड़ी हुई। यह विक्रम था, जिसकी आंखों में साक्षात यमराज का विनाशकारी क्रोध झलक रहा था। कबीर उसे वहां अचानक देखकर बुरी तरह चौंक गया और डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ाया। तुम यहाँ कैसे आए भाई? उसने हकलाते हुए पूछा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा और बिजली की गति से सीधे कबीर की ओर झपटा, जिससे हवा में सनसनाहट पैदा हुई। विक्रम ने एक अत्यंत शक्तिशाली मुक्का कबीर के जबड़े पर मारा, जिससे वह हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरा। बाहर खड़े गुंडे शोर सुनकर पागलों की तरह अंदर दौड़े, लेकिन विक्रम उनके लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी फुर्ती और अपार शारीरिक ताकत का परिचय देते हुए पहले 2 गुंडों को एक साथ जमीन पर धराशायी कर दिया। हर वार सटीक, गणनात्मक और विनाशकारी था, जैसे कोई अनुभवी शिकारी अपने शिकार को खत्म कर रहा हो। गोदाम के अंदर हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। आराध्या यह सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक अरबपति व्यवसायी इस तरह से पेशेवर तरीके से लड़ सकता है। उसकी नज़रों में विक्रम का कद और भी ऊंचा हो गया था और उसे अपनी सुरक्षा का एहसास होने लगा था। विक्रम ने एक एक करके सभी गुंडों को बेहोश कर दिया, उनका अहंकार धूल में मिला दिया। कबीर ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और विक्रम पर पीछे से कायरतापूर्ण हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह विफल रहा। विक्रम ने बिना पीछे मुड़े उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि चाकू हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तुमने मेरे पवित्र परिवार का नाम और सम्मान मिट्टी में मिला दिया है, कबीर,
विक्रम ने गरजते हुए कहा। उसने कबीर को गर्दन से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया और पास की कंक्रीट की दीवार से जोर से दे मारा। कबीर की सांसें अब फूलने लगी थीं और उसकी फटी हुई आंखों में अब मौत का असली और भयानक खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी विक्रम की तेज नज़र उस डिजिटल टाइमर पर पड़ी जो अब केवल 60 सेकंड का समय दिखा रहा था। उसने तुरंत कबीर को एक जोरदार लात मारकर किनारे किया और बिना समय गंवाए आराध्या की ओर दौड़ा। उसके हाथ की रस्सियां बहुत सख्त और उलझी हुई थीं, लेकिन उसने अपने पास रखे छोटे चाकू से उन्हें एक झटके में काट दिया। आराध्या अत्यधिक कमजोरी की वजह से उसके चौड़े सीने से लग गई, लेकिन विक्रम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में बड़ी कोमलता और सुरक्षा के साथ संभाल लिया। हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा। पूरा गोदाम बारूद और पेट्रोल से भरा हुआ है, उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक सुरक्षात्मक और गहरी दृढ़ता थी जो आराध्या को साहस दे रही थी। वे मुख्य द्वार की ओर तेजी से भागे, लेकिन चालाक कबीर ने रिमोट कंट्रोल से भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। आग की भयंकर लपटें अब चारों ओर तेजी से फैलने लगी थीं और धुआं चारों ओर भर गया था। विक्रम ने एक भारी लोहे का पाइप उठाया और पूरी ताकत लगाकर खिड़की के मोटे कांच और ग्रिल को तोड़ने की कोशिश की। धुआं इतना घना और काला हो गया था कि अब सांस लेना लगभग असंभव हो रहा था। आराध्या को जोरदार खांसी आने लगी और उसका दम घुटने लगा, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने अपनी रेशमी कमीज का एक हिस्सा फाड़ा और उसे पास पड़े पानी से गीला करके उसके चेहरे पर बांध दिया। उसने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगा दी। अंततः खिड़की की ग्रिल टूट गई और विक्रम ने आराध्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। जैसे ही वे घास के मैदान में गिरे, एक कान फोड़ देने वाला भयानक धमाका हुआ और पूरा गोदाम एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि वे हवा में उड़कर कई मीटर दूर जा गिरे। विक्रम ने तुरंत आराध्या को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया ताकि उसे मलबे के उड़ते हुए टुकड़ों से पूरी तरह बचाया जा सके। विक्रम धीरे से ऊपर उठा और उसने देखा कि आराध्या सुरक्षित है, लेकिन गहरे सदमे और धुएं की वजह से बेहोश हो गई है। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे से धूल और कालिक साफ की। कबीर वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा था, लेकिन विक्रम जानता था कि उसकी नैतिक हार निश्चित है। उसने अपनी कार की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर सुरक्षित खड़ी थी। उसने आराध्या को फिर से अपनी बाहों में उठाया। सुरक्षित घर पहुंचते ही विक्रम ने आराध्या को एक आलीशान कमरे के नरम बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल से ढक दिया। उसने अपने निजी डॉक्टर को फोन किया और उसे तुरंत आने के लिए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, उसकी सुरक्षा करते हुए और उसकी हर सांस पर नजर रखते हुए। उसने महसूस किया कि यह लड़की अब उसके नीरस जीवन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे जैसे सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की से अंदर आई, विक्रम ने एक नया और अटूट संकल्प लिया। वह न केवल दंडकारण्य के जंगल को बचाएगा, बल्कि आराध्या को वह न्याय भी दिलाएगा जिसकी वह वास्तव में हकदार है। कबीर और उसके भ्रष्ट साथियों का अंत अब बहुत निकट था। विक्रम ने अपनी डेस्क से एक गोपनीय फाइल निकाली जिस पर दंडकारण्य प्रोजेक्ट लिखा था। उसने उस पर एक बड़ा लाल की क्रॉस बनाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। आराध्या ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और विक्रम को अपने पास बैठा देख उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। तुमने फिर से मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, उसने बहुत ही कमजोर और धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और उसे चुप रहने का प्यार भरा इशारा किया। अब सब कुछ ठीक है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, उसने बहुत ही कोमल और आत्मीय स्वर में जवाब दिया। आराध्या ने महसूस किया कि इस कठोर आदमी के अंदर बहुत दिल है। विक्रम का यह गुप्त ठिकाना शहर की हलचल से बहुत दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित एक अत्याधुनिक और सुरक्षित किला था। यहाँ की दीवारों में नवीनतम सुरक्षा तकनीक और निगरानी प्रणालियां लगी हुई थीं।
जो किसी भी बाहरी खतरे को भांपने में सक्षम थी। कांच की बड़ी खिड़कियों से बाहर का प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता था, लेकिन वे कांच पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थे और किसी भी बड़े हमले को आसानी से झेल सकते थे। इस एकांत स्थान पर विक्रम खुद को और अपने सबसे कीमती राज्यों को दुनिया की नजरों से छिपाकर पूरी तरह सुरक्षित रखता था। आराध्या जब सुबह उठी तो उसने खुद को रेशमी चादरों के बीच एक विशाल और आलीशान बिस्तर पर पाया। उसके शरीर का दर्द अब काफी कम हो चुका था, लेकिन कल रात की भयानक यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां पक्षी चहचहा रहे थे, जो उस नर्क जैसे गोदाम से बिल्कुल विपरीत था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित है और उस कठोर दिल वाले अरबपति ने उसे फिर से बचाया है। उसके मन में विक्रम के प्रति कृतज्ञता और एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और विक्रम हाथ में ताज़े फलों की टोकरी और कुछ दवाइयां लिए अंदर आया। उसने आज एक सादा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था, जिसमें वह किसी कॉर्पोरेट लीडर के बजाय एक शांत दार्शनिक जैसा लग रहा था। उसकी आंखों की वह तीखी चमक अब थोड़ी नरम पड़ गई थी, जैसे उसने अपनी सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए कहीं दूर रख दिया हो। उसने बिना कुछ बोले टोकरी मेज पर रखी और आराध्या की नब्ज चेक करने के लिए उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? विक्रम ने बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में पूछा, जो सीधे आराध्या के दिल को छू गई। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह वही आदमी है जो कल रात साक्षात मौत बनकर गुंडों पर टूटा था। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम यह सब क्यों कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा। तुम तो इस प्रोजेक्ट के मालिक हो और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। विक्रम के चेहरे पर एक दर्दभरी मुस्कान आई और उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह कुछ बहुत पुराना राज छिपा रहा हो। सच्चाई वह नहीं होती जो हमेशा दिखाई देती है, आराध्या। विक्रम ने खिड़की की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। राठौड़ ग्रुप की नींव मेरे पिता ने ईमानदारी से रखी थी, लेकिन कबीर और उसके साथियों ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मैं इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं उन लोगों को पकड़ना चाहता था जो इस जंगल की आड़ में काला कारोबार कर रहे हैं। तुम उस खेल में अनजाने में कूद पड़ी और खुद को खतरे में डाल लिया। आराध्या उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से दंग रह गई। तो क्या तुम उन पेड़ों को नहीं काटोगे? आराध्या ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। उसकी आवाज में एक नई चमक थी। विक्रम ने मुड़कर उसे देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। दंडकारण्य का एक भी पेड़ नहीं गिरेगा, यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन कबीर अभी भी बाहर है और वह अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं उसके खिलाफ हूं। वह अब न केवल तुम्हें बल्कि मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। हमें अब बहुत ही सावधानी से अगला कदम उठाना होगा। बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक घर के सुरक्षा अलार्म बजने लगे और चारों ओर लाल बत्तियां जलने लगीं। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अपनी कमर से एक छोटा संचार उपकरण निकाला। सर, कबीर ने एक पेशेवर शिकारी दस्ता भेजा है और उन्होंने बाहरी सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है। सुरक्षा प्रमुख की आवाज गूंजी। विक्रम ने आराध्या को बिस्तर से नीचे उतरने में मदद की और उसे एक छिपे हुए सुरक्षित कक्ष की ओर ले जाने लगा। खेल अब उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी और हिंसक तरीके से शुरू हो चुका था। तुम यहाँ अंदर रहो और जब तक मैं न कहूं, बाहर मत आना। विक्रम ने उसे एक स्टील के दरवाजे के पीछे धकेलते हुए आदेश दिया। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, कृपया अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। विक्रम ने उसकी हथेली पर एक हल्का सा दबाव दिया और फिर वह मुड़ा। उसकी आंखों में एक बार फिर वही बिना ताज का राजा वाला क्रोध लौट आया था। वह जानता था कि अब उसे अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा। बाहर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था, जहां काले कपड़ों में लैस हमलावर अत्याधुनिक हथियारों के साथ बगीचे में घुस आए थे। विक्रम ने घर की मुख्य बिजली काट दी और थर्मल विजन चश्मे पहन लिए, जिससे उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था।
वह साये की तरह गलियारों में घूमने लगा, जहां वह हर कोने और हर गुप्त रास्ते से वाकिफ था। पहला हमलावर जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर घुसा, विक्रम ने ऊपर से छलांग लगाकर उसे एक ही झटके में गर्दन से पकड़कर बेहोश कर दिया। हमलावरों की संख्या लगभग 15 थी और वे सभी घातक हथियारों से लैस थे, जो किसी भी बड़ी बाधा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। विक्रम ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना बनाई। उसने घर के अंदर लगे स्वचालित स्मोक ग्रेनेड्स को सक्रिय कर दिया, जिससे चारों ओर घना सफेद धुआं फैल गया। हमलावर घबराकर इधर उधर गोलियां चलाने लगे, जिसका फायदा उठाकर विक्रम ने एक एक करके उन्हें शांत करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही पेशेवर तरीके से अपनी चालें चल रहा था। इधर सुरक्षित कक्ष के अंदर आराध्या का दम घुट रहा था और वह केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। उसने कमरे में लगे मॉनिटर पर देखा कि विक्रम कैसे अकेले इतने सारे लोगों से मुकाबला कर रहा है। उसे याद आया कि उसके पास जंगल से लाई गई कुछ विशेष जड़ी बूटियां थीं जो बहुत ही तेज गंध और जलन पैदा कर सकती थी। उसने उन जड़ी बूटियों को एक पुराने वेंटिलेशन पाइप के पास रखा और उन्हें जला दिया। वह जानती थी कि यह धुआं हमलावरों को अस्थायी रूप से अंधा और असहाय बना देगा। धुआं तेजी से वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरे घर में फैल गया और हमलावरों को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। उनकी आंखों में भयंकर जलन होने लगी और वे अपने हथियार छोड़कर अपनी आंखें मलने लगे। विक्रम ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और बचे हुए गुंडों को जोरदार प्रहारों से जमीन पर लिटा दिया। उसने देखा कि आराध्या ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी बहुत बड़ी मदद की है। वह उस लड़की के साहस और उपस्थिति दिमाग को देखकर एक बार फिर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अंतिम हमलावर, जो कबीर का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर था, विक्रम के सामने खड़ा था और उसने अपनी पिस्तौल सीधे उसकी छाती पर तान दी थी। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह विक्रम की आंखों में छिपी साक्षात मौत को देख सकता था। मैं तुम्हें मार दूंगा राठौड़, उसने चिल्लाते हुए कहा। विक्रम ने अपनी जगह से 1 इंच भी न हिलते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बंदूक में केवल 1 गोली बची है और मेरे हाथ में 1 चाकू। सोच लो पहले कौन गिरेगा। वह आत्मविश्वास अद्भुत था। शार्पशूटर ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, विक्रम ने अपना चाकू उसकी कलाई की ओर फेंका, जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली छत में जा लगी। अगले ही पल विक्रम उसके पास था और उसने एक शक्तिशाली किक से उसे दीवार से दे मारा। वह हमलावर भी अब बाकी लोगों की तरह फर्श पर बेदम पड़ा था। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे का पसीना पोंछा। उसने तुरंत सुरक्षित कक्ष का दरवाजा खोला और आराध्या को बाहर निकाला। तुम ठीक तो हो? उसने चिंता से पूछा। आराध्या दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। उसका पूरा शरीर अभी भी डर और उत्तेजना से कांप रहा था। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसके बालों को सहलाया। अब सब खत्म हो गया है, कम से कम आज के लिए, उसने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसका दिल भी इस लड़की के लिए अब तेजी से धड़कने लगा है। यह केवल एक मिशन नहीं रह गया था, बल्कि यह एक गहरी और अटूट आत्मीयता का बंधन बन चुका था। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे, जिन्हें विक्रम के सुरक्षा प्रमुख ने बुलाया था। विक्रम जानता था कि कबीर अब सीधे कानूनी शिकंजे में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुंडे कभी उसका नाम नहीं लेंगे। उसे अब एक बड़ा और निर्णायक धमाका करना होगा जो कबीर के साम्राज्य को जड़ से हिला दे। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलों को एक्सेस किया और एक गुप्त डेटा डाउनलोड करना शुरू किया। यह कबीर के अवैध सौदों और विदेशी बैंक खातों का पूरा कच्चा चिट्ठा था जो उसने सालों से छिपाया था। आराध्या ने उसके बगल में बैठकर स्क्रीन की ओर देखा और पूछा, अब हमारी अगली योजना क्या है? विक्रम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कल सुबह राठौड़ ग्रुप की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां कबीर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा करने वाला है। हम वहां जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब करेंगे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि वहां पूरी मीडिया और शहर के ताकतवर लोग मौजूद होंगे, लेकिन उनके पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
विक्रम ने अपने वफादार सहायक को फोन किया और उसे कुछ विशेष दस्तावेज और वीडियो क्लिप्स तैयार रखने का निर्देश दिया। उसने अपनी सुरक्षा टीम को भी सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि कल का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। आराध्या ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। उन दोनों की नजरों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान था, जिसने उन्हें किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति दी। रात के सन्नाटे में वे दोनों घर की छत पर बैठे थे और सितारों से भरे आसमान को देख रहे थे। विक्रम ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सुकून महसूस किया था। भले ही कल उनकी जान को खतरा था, उसने आराध्या को बताया कि कैसे वह हमेशा से अकेला रहा है और कैसे पैसे की इस दौड़ ने उसे एक मशीन बना दिया था। आराध्या ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसे समझाया कि असली दौलत लोगों का प्यार और प्रकृति की शांति में होती है। वह रात उनके लिए बहुत खास थी। सुबह होने से पहले विक्रम ने आराध्या को एक विशेष सुरक्षा सूट दिया जिसे कपड़ों के नीचे पहना जा सकता था। उसने खुद भी एक क्लासिक ब्लैक सूट पहना और अपनी पिस्तौल को गुप्त तरीके से छिपा लिया। वे एक बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कोई सामने नीचे बदले है बात नहीं हुई, केवल उनके हाथों का स्पर्श ही काफी था। मुंबई की सड़कों पर सुबह की भीड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके लिए दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। वे अपने अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे राठौड़ टावर के पास पहुंचे, वहां का माहौल बहुत ही उत्सव जैसा था। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थीं और मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटें चारों ओर चमक रही थीं। कबीर वहां स्टेज पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम और आराध्या जिंदा हैं और वे उसके विनाश का सामान लेकर आ रहे हैं। विक्रम ने अपनी कार रोकी और आराध्या की ओर देखकर सिर हिलाया। अब समय आ गया है, उसने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा। राठौड़ समूह के मुख्यालय का विशाल हॉल मीडिया कर्मियों और वीआईपी मेहमानों की भारी चहल पहल से पूरी तरह भरा हुआ था। वहां लगे शानदार झूमर की रोशनी महंगे संगमरमर के फर्श पर गिर रही थी, जिससे अपार शक्ति और धन का एक भव्य और कृत्रिम आभास पैदा हो रहा था। कबीर मल्होत्रा मंच के बीचों बीच गर्व से खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत का झूठा एहसास और गहरा अहंकार साफ झलक रहा था। उसने अपनी रेशमी टाई को ठीक किया और चमकते कैमरों की ओर देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके रास्ते की सभी बाधाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। जैसे ही कबीर अपना मुख्य भाषण शुरू करने वाला था, हॉल के पीछे के बड़े दोहरे दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ खुले। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जब विक्रम सिंह राठौड़ ने अंदर कदम रखा, जो अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने वाले एक शक्तिशाली राजा की तरह दिख रहे थे। उनके बगल में आराध्या थी, जिसका सिर गर्व से ऊंचा था और आंखों में सच्चाई के लिए लड़ने का एक भयंकर संकल्प साफ जल रहा था। मीडिया ने तुरंत अपने कैमरों का रुख उनकी ओर मोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आज यहाँ कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कबीर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके हाथ थरथराने लगे, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने मृत समझ लिया था। उसके हाथ में पकड़े हुए माइक्रोफोन से एक तीखी आवाज निकली, जिसने पूरे शांत हॉल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में कांच के टुकड़ों की तरह फंस गए थे। वह घबराहट में अपने सुरक्षा दल की तलाश करने लगा, लेकिन उसके सभी आदमी पहले से ही विक्रम के वफादार गार्डों द्वारा चुपचाप काबू में किए जा चुके थे, जिन्होंने हर चाल का पूर्वानुमान लगा लिया था। विक्रम ने किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं किया और वह एक शांत लेकिन डरावनी उपस्थिति के साथ सीधे मंच की ओर बढ़ने लगा। उसका हर कदम कबीर के नाजुक अहंकार और उसके झूठ के महल पर एक हथौड़े की मार जैसा महसूस हो रहा था। विक्रम ने कबीर के ढीले हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे वैश्विक दर्शकों का सामना किया। उसकी आवाज स्थिर और गहरी थी, जिसमें उस सच्चाई का वजन था जिसे कोई भी दौलत कभी चुप नहीं करा सकती थी या खरीद नहीं सकती थी। और लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे।
देवियों और सज्जनों, आज का दिन विकास के बारे में माना गया था, लेकिन इसके बजाय यह जवाबदेही और न्याय के बारे में होगा। विक्रम ने घोषणा की। उसने तकनीकी बूथ की ओर इशारा किया, जहां उसके भरोसेमंद सहायक ने तुरंत मुख्य प्रस्तुति स्क्रीन पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अचानक वहां चल रहे आकर्षक प्रोजेक्ट वीडियो के स्थान पर कबीर की रिश्वतखोरी और अवैध तस्करी की गतिविधियों के स्पष्ट रिकॉर्डिंग चलने लगे। कमरे में मौजूद लोग दंग रह गए, क्योंकि कबीर के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे थे और शोर बढ़ने लगा था। आराध्या भी आगे बढ़ी और लालच की मानवीय कीमत का सबसे महत्वपूर्ण सबूत देने के लिए विक्रम के साथ मंच पर अपनी जगह ली। उसने अपने जीवन पर हुए हमलों और व्यक्तिगत लाभ के लिए दंडकारण्य के पवित्र जंगल के विनाश की योजना के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द और अटूट ताकत का मिश्रण था, जिसने अपनी ईमानदारी से कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने हाथों के निशान दिखाए और कबीर की उन धमकियों की गुप्त रिकॉर्डिंग सुनाई जो उसने गोदाम में दी थीं, जिससे वहां भारी गुस्सा फैल गया। फिर स्क्रीन पर गोदाम में हुए धमाके के फुटेज दिखाए गए, जहां कबीर को अपने आदमियों को उन्हें मरने के लिए छोड़ने का आदेश देते सुना गया। भीड़ पूरी तरह से डरी हुई थी और कई उच्च पदस्थ अधिकारी जो पहले कबीर का समर्थन कर रहे थे, तुरंत उससे दूरी बनाने लगे। कबीर ने चिल्लाने की कोशिश की कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उसकी आवाज दर्शकों के बढ़ते आक्रोश के शोर में पूरी तरह दब गई। वह अब बुरी तरह फंस गया था और अपनी ही तकनीक और मीडिया के जाल में बुरी तरह उलझ चुका था। कुछ ही मिनटों के भीतर बाहर पुलिस वाहनों के सायरन सुनाई देने लगे और वरिष्ठ जांचकर्ताओं की एक टीम गिरफ्तारी वारंट के साथ हॉल में दाखिल हुई। वे एक ठोस उद्देश्य के साथ मंच की ओर बढ़े, कबीर की मासूमियत की दलीलों और राजनीतिक संरक्षण के दावों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। प्रमुख अधिकारी ने आगे बढ़कर कबीर को औपचारिक रूप से उसके खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों की जानकारी दी। यह न्याय की एक पूर्ण और अद्भुत जीत का क्षण था, क्योंकि अंततः कबीर की कलाइयों पर भारी हथकड़ियां डाल दी गईं और उसे ले जाया गया। विक्रम ने कबीर के पास जाकर धीरे से कुछ कहा जब अधिकारी उसे ले जा रहे थे। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट जैसी थी। तुमने जंगल की शक्ति और उसकी रक्षा करने वाली महिला की ताकत को कम करके आंकने की बहुत बड़ी गलती की है, विक्रम ने ठंडी निगाहों से कहा। उसने अपने चचेरे भाई को अपमानित होकर हॉल से बाहर ले जाते हुए देखा, जबकि कैमरे उसके पतन के हर पल को कैद कर रहे थे। राठौड़ परिवार की विरासत को आखिरकार उस गंदगी से पूरी तरह साफ किया जा रहा था जो सालों से जमा हो रही थी। आराध्या ने अपने कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हटते हुए महसूस किया जब उसने अपने दुःस्वप्न के खलनायक को पुलिस वैन में ले जाते देखा। उसने विक्रम की ओर देखा और एक ऐसे व्यक्ति को पाया जिसने भूमि के लिए सही काम करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा का बलिदान दिया था। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी और साझा दर्द और इस बड़ी लड़ाई ने एक ऐसा बंधन बना दिया था जो शब्दों से कहीं गहरा था। उसे एहसास हुआ कि जिस अरबपति से वह कभी नफरत करती थी, वह वास्तव में उसके संघर्ष का असली नायक था। पूरे हॉल में अभी भी सन्नाटा था। तभी विक्रम ने माइक्रोफोन की ओर मुड़कर एक अंतिम और जीवन बदलने वाली घोषणा करने का फैसला किया। दंडकारण्य प्रोजेक्ट को एक व्यावसायिक रिसोर्ट के रूप में आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है और यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, उसने गर्व से कहा। इसके बजाय राठौड़ समूह जंगल और उसके प्राचीन औषधीय रहस्यों की रक्षा के लिए एक विश्व स्तरीय संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए पूरा धन देगा। उसने आराध्या की ओर एक नरम मुस्कान के साथ देखा। उसे इस नई और नेक दृष्टि के मुख्य वास्तुकार के रूप में मान्यता दी। बोर्ड के सदस्य, जो कबीर की धमकियों से डरे हुए थे, अब विक्रम के साहसी निर्णय की सराहना करने के लिए एक एक करके खड़े होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सच्चे नेतृत्व में कंपनी भ्रष्टाचार और विनाश के बजाय नैतिक प्रथाओं के माध्यम से महानता हासिल कर सकती है। हॉल का वातावरण कॉरपोरेट लालच से बदलकर सामूहिक आशा और नवीनीकृत उद्देश्य में बदल गया।
रद्दीकरण की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे विक्रम और आराध्या को पर्यावरण न्याय के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा और लोग उनकी तारीफ करने लगे। पत्रकारों ने मंच पर धावा बोल दिया और वे उस जोड़े को करीब से देखने की कोशिश करने लगे जिसने एक आपराधिक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। विक्रम ने बड़ी कुशलता से सवालों का जवाब दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ध्यान संरक्षण के महत्व और वन कार्यकर्ताओं की बहादुरी पर बना रहे। उसने सुनिश्चित किया कि आराध्या को वह पूरी पहचान मिले जिसकी वह हकदार थी। उसे नए संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में पेश किया। कैमरों ने लगातार तस्वीरें खींचीं। कॉरपोरेट और पर्यावरण दोनों दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत को कैद कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अराजकता कम होने के बाद विक्रम और आराध्या को इमारत के वीआईपी लाउंज के एक शांत कोने में बैठने का मौका मिला। उनकी रगों में अभी भी उत्साह दौड़ रहा था, लेकिन साथ ही शांति की एक गहरी भावना भी थी जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। विक्रम ने खिड़की से नीचे शहर की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि भले ही वह इसका बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसका दिल वास्तव में कहीं और बसता था। वह आराध्या की ओर मुड़ा और पहली बार उसने केवल एक वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को देखा। मैं केवल संख्याओं और छायाओं की दुनिया में रह रहा था, जब तक कि तुम उस जंगल से बाहर नहीं आई और मुझे प्रकाश देखने के लिए मजबूर नहीं किया। विक्रम ने स्वीकार किया। उसकी आवाज कोमल थी, जिसमें उस कॉर्पोरेट अधिकार का कोई नामोनिशान नहीं था जो वह आमतौर पर बाहर की दुनिया को दिखाता था। उसने उसका हाथ थाम लिया, और इस बार यह उसकी नब्ज जांचने या उसे खतरे से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि अपना दिल पेश करने के लिए था। आराध्या मुस्कुराए और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई थीं, यह जानकर कि उनकी यात्रा अब शुरू हुई है। उस शाम की समाचार रिपोर्टों में उस रक्षक की कहानी छाई रही जो वास्तव में एक अरबपति सीईओ था जिसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। लोग इस कहानी की रोमांटिक और वीरतापूर्ण प्रकृति से बहुत प्रभावित हुए और वन संरक्षण के समर्थन में भारी वृद्धि हुई। दुनिया भर से आराध्या के एनजीओ को दान मिलने लगा, जिससे उसे अन्य लुप्तप्राय क्षेत्रों में अपना काम विस्तार करने की अनुमति मिली। दंडकारण्य का पवित्र जंगल अब आशा का प्रतीक बन गया था और पैसे के ऊपर सच्चाई की शक्ति का एक महान जीवंत प्रमाण बन गया था, जिसकी चारों ओर चर्चा थी। आराध्या के परिवार और सहकर्मियों को बहुत गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने उसे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ राष्ट्रीय मंच पर खड़े देखा। उन्होंने उसके साहस का जश्न मनाया, यह जानते हुए कि उसने अपनी पैतृक भूमि और जंगल के रहस्यों की रक्षा के लिए किन खतरों का सामना किया था। उसका नाम अखंडता का पर्याय बन गया और उसे अपने अनुभवों और दृष्टि के बारे में बोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया। प्रसिद्धि के बावजूद वह जमीन से जुड़ी रही और उसका दिल हमेशा दंडकारण्य क्षेत्र के उन प्राचीन और विशाल पेड़ों से बंधा रहा। विक्रम ने राठौड़ समूह के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की। उन सभी व्यक्तियों को हटा दिया जो कबीर की भ्रष्ट योजनाओं और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने अपने ऊंचे कार्यालय की तुलना में संरक्षण स्थल पर अधिक समय बिताना शुरू किया। मिट्टी और पत्तों के बीच एक नया संतोष पाया। उन्होंने अपने महंगे सूटों को आरामदायक कपड़ों से बदल दिया और एक ऐसी स्वतंत्रता महसूस की जो उन्होंने अपने बचपन के बाद से कभी नहीं जानी थी। वह अब केवल एक अरबपति नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपना असली उद्देश्य और उसे साझा करने के लिए एक साथी पा लिया था। जैसे ही अध्याय समाप्त होने वाला था, विक्रम और आराध्या ने उस जंगल में लौटने की तैयारी की जहां से यह सब शुरू हुआ था। वे विशेषज्ञों की एक टीम के साथ जाना चाहते थे ताकि दुर्लभ पौधों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू किया जा सके और स्थानीय जनजातियों की मदद ली जा सके। उनके बीच का बंधन अब एक गहरे और अटूट प्यार में परिपक्व हो गया था, जो साझा संघर्ष और आपसी सम्मान की नींव पर बना था। वे भविष्य की ओर देख रहे थे, यह जानते हुए कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी नहीं होगी। मुंबई के ऊपर सूरज डूब गया।
जिससे उस शहर पर लंबी परछाइयां पड़ गईं, जिसने कुछ ही दिनों में इतना नाटकीय बदलाव देखा था। शाम की शांति में विक्रम और आराध्या ने उस इमारत को छोड़ने से पहले एक अंतिम नज़र साझा की जो कभी उस सब का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके खिलाफ वे लड़े थे। वे एक सार्थक कार्रवाई और स्थायी प्यार के जीवन के लिए कॉरपोरेट युद्ध की दुनिया को पीछे छोड़ रहे थे। अरबपति और वन रक्षक की कहानी अब प्रकृति के दिल में अपने अंतिम और सुंदर निष्कर्ष पर पहुंचने वाली थी जिसे वे बचाना चाहते थे। कई हफ्तों के बाद मुंबई का शोर शराबा पीछे छूट गया था और आराध्या एक बार फिर दंडकारण्य की गोद में थी। यहाँ की हवा में वही पुरानी ताजगी थी जो शरीर और आत्मा दोनों को सुकून पहुंचा रही थी। वह ऊंचे पेड़ों की छांव में चल रही थी जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी कालीन बिछा रही थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल अपनी जड़ों की ओर लौटने पर ही मिलती है। यह जंगल अब केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि उसकी जीत का जीवित प्रमाण था। उसके बगल में विक्रम चल रहा था जिसने अब अपने महंगे सूटों को एक साधारण सूती शर्ट और पतलून से बदल दिया था। उसके चलने के अंदाज में अब कोई कॉरपोरेट अकड़ नहीं थी बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ एक गहरा ठहराव था। उसने अपनी कंपनी का अधिकांश कार्यभार एक पेशेवर टीम को सौंप दिया था ताकि वह अपना समय इस पवित्र भूमि को समर्पित कर सके। वह बार बार रुककर पौधों को देख रहा था जैसे वह इस नई दुनिया को पहली बार समझने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने हाल ही में आराध्या संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था जो जंगल के किनारे एक छोटी लेकिन आधुनिक इमारत थी। यह केंद्र स्थानीय आदिवासियों को रोजगार देने और दुर्लभ जड़ी बूटियों के अध्ययन के लिए समर्पित था। उद्घाटन समारोह में कोई दिखावा नहीं था, केवल गांव के बच्चों की हंसी और ढोल की थाप गूंज रही थी। विक्रम ने उस दिन महसूस किया था कि अरबों के सौदे करने से कहीं अधिक खुशी इन सीधे सादे लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने में थी। उनका जीवन अब एक नए और बहुत ही नेक उद्देश्य से पूरी तरह भर गया था। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहरे उतरते गए, वे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह जगह अब पहले से कहीं अधिक हरी भरी और जीवंत लग रही थी। आराध्या उस सटीक स्थान पर रुक गई जहां उसे कोबरा ने काटा था। उसने नीचे की सूखी पत्तियों को देखा और मुस्कुराई, क्योंकि वह जहर जो कभी उसकी जान लेने वाला था अंततः उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का कारण बन गया था। प्रकृति का न्याय करने का अपना ही एक तरीका होता है। विक्रम ने उसके पास आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसी दिशा में देखने लगा। मुझे याद है कि तुम उस दिन कितनी गुस्से में थीं और मुझे एक शिकारी समझ रही थीं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वह पुरानी शरारत लौट आई थी जो केवल आराध्या के लिए आरक्षित थी। आराध्या ने उसकी ओर मुड़कर देखा और हल्के से हंस दी। तुम दिखते भी तो किसी शिकारी की तरह थे। वह अहंकारी और रहस्यमयी, उसने मजाक करते हुए जवाब दिया। उन यादों ने उनके बीच के तनाव को खत्म किया। सन्नाटा छा गया, लेकिन यह असहज नहीं था। इसमें एक अनकही समझ और गहरा प्रेम समाया हुआ था। जंगल की आवाजें उनके चारों ओर एक संगीत की तरह गूंज रही थीं। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी इस एक पल की तैयारी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली जो बहुत सरल थी, लेकिन उस पर एक छोटा सा पन्ना लगा था जो जंगल के रंग जैसा हरा था। उसने आराध्या का हाथ थामा और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, जहां अब केवल समर्पण था। आराध्या, मैंने अपना आधा जीवन अंधेरे और लालच के बीच बिताया है, जहां हर रिश्ता एक सौदा था। विक्रम ने गंभीरता से कहना शुरू किया, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति बचाने में है, मिटाने में नहीं। तुम मेरी वह धड़कन बन गई हो जिसके बिना मेरा अस्तित्व अब अधूरा है। क्या तुम मेरी जीवन भर की रक्षक और साथी बनोगी? उसकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी जो उसने कभी किसी और के सामने नहीं दिखाई थी। यह एक अरबपति का नहीं, बल्कि एक साधारण प्रेमी का निवेदन था। आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने बस धीरे से सिर हिला दिया,
क्योंकि शब्द उस भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने विक्रम को गले लगा लिया और उसकी धड़कनों को महसूस किया, जो अब केवल उसके लिए धड़क रही थीं। उस जंगल ने उन्हें मिलाया था, उन्हें परखा था और अब उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। वे एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। एक विज्ञान और तर्क की शक्ति थी, तो दूसरा साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति। उनका मिलन बहुत अद्भुत था। दूर कहीं एक कोबरा फिर से झाड़ियों में सरसराया, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि हर जीव की अपनी जगह है और सम्मान के साथ सह अस्तित्व संभव है। विक्रम ने वादा किया कि वह इस क्षेत्र को अवैध शिकार और घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त कर देगा। उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था, जिससे अब विनाश नहीं बल्कि सृजन हो रहा था। गांव के लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने न केवल जमीन बचाई थी, बल्कि संस्कृति को सुरक्षित किया था। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, जिससे आसमान में केसरिया और बैंगनी रंगों का एक अद्भुत संगम बन गया था। वे दोनों एक साथ हाथ थामे हुए वापस अपने केंद्र की ओर चलने लगे। उनके पीछे जंगल की छाया लंबी होती जा रही थी, जैसे वह उन्हें अपनी सुरक्षा में ले रहा हो। कबीर और उसके जैसे भ्रष्ट लोग अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे, जबकि उनकी प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। यह न्याय और अटूट विश्वास की एक सफल यात्रा थी। रात के सन्नाटे में, जब वे केंद्र के बरामदे में बैठे थे, विक्रम ने दूर की पहाड़ियों को देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि असली दौलत बैंक खातों में नहीं, बल्कि इन शांत रातों और शुद्ध हवा में है। उसने आराध्या की ओर देखा, जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, और मुस्कुरा दिया। उसे अब उस कॉर्पोरेट युद्ध की दुनिया में लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। वह अब एक नया अध्याय शुरू कर रहा था, जहां लाभ की गणना केवल पेड़ों और वन्यजीवों की सुरक्षा थी। उनके संरक्षण केंद्र ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली और दुनिया भर के वैज्ञानिक दंडकारण्य का दौरा करने लगे। आराध्या ने कई शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने औषधीय विज्ञान में क्रांति ला दी, लेकिन उसने कभी भी व्यावसायिक लाभ के लिए जंगल के रहस्यों का सौदा नहीं किया। विक्रम ने सुनिश्चित किया कि सारा ज्ञान और लाभ स्थानीय समुदाय के पास रहे। उनकी जोड़ी ने दुनिया को दिखाया कि जब पैसा और नैतिकता एक साथ आते हैं, तो वे दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। उनका जीवन सफल था। वर्षों बाद दंडकारण्य पहले से कहीं अधिक विशाल और घना हो गया था, जिसकी सीमाएं अब सुरक्षित थीं। विक्रम और आराध्या के बच्चे उसी जंगल में बड़े हुए। उन्होंने पेड़ों की भाषा सीखी और हर जीव का सम्मान करना जाना। वह स्थान जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थीं, अब एक छोटे स्मारक में बदल गया था, जो नफरत के प्यार में बदलने की कहानी कहता था। अरबपति और वनस्पति शास्त्री की यह दास्तान लोकगीतों का हिस्सा बन गई। सच्चाई की जीत हुई और प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति रही। अंततः सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया था और न्याय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। बुराई हार गई थी और अच्छाई ने एक नया सिंहासन प्राप्त किया था। विक्रम ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई कंपनी बनाना नहीं, बल्कि उस एक लड़की का दिल जीतना था जिसने उसे खुद से मिलाया था। दंडकारण्य का रहस्य अब सुरक्षित हाथों में था और उसकी गूंज हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने प्रकृति को जीवन दिया। जैसे ही रात गहराती गई, आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमकने लगा। जंगल को अपनी चांदी जैसी रोशनी में सराबोर कर दिया। विक्रम और आराध्या ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें पता था कि वे जहां हैं, वहीं उनका घर है। अब कोई डर नहीं था, कोई रहस्य नहीं था, केवल एक अनंत भविष्य था जो उनके इंतजार में था। उनकी आंखों में चमक रही उम्मीद की किरण ने यह साबित कर दिया कि जब दो निडर आत्माएं मिलती हैं, तो पूरी कायनात सम्मान में झुकती है। कहानी का यह समापन केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक नए और गौरवशाली युग की शुरुआत थी। दंडकारण्य अब केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रहा,
बल्कि यह मानवता और प्रकृति के अटूट बंधन का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका था। विक्रम और आराध्या ने जो विरासत पीछे छोड़ी, वह आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। कबीर की क्रूरता अब केवल एक धुंधली याद थी, जबकि उनकी करुणा और वीरता का उजाला चारों ओर फैल चुका था। हर सुबह प्रकृति उन्हें सलाम करती थी। अंत में, जब ठंडी हवा का एक झोंका जंगल से होकर गुजरा, तो उसने मानो उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि वे अब हमेशा के लिए एक हैं। उस सांप के दंश ने जो दर्द दिया था, वह अब एक मधुर स्मृति बन चुका था, जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया था। वे जानते थे कि उनकी यह यात्रा सफल रही है, और उन्होंने वह पा लिया है जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। अरबपति और रक्षक की यह गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार दंडकारण्य के ऊंचे पेड़ों की छांव तले एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, जहां धन का अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और प्रकृति की सेवा करना था। विक्रम सिंह राठौड़ ने अब अपनी नई पहचान दंडकारण्य के रक्षक के रूप में पाली थी, और उनके साथ खड़ी थी उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति। आराध्या, उनके जीवन का हर दिन अब एक उत्सव था, जो इस महान विजय और उनके अटूट मिलन को समर्पित था। उनकी कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। अंतिम सूर्यास्त के समय, जब वे दोनों अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ थामे हुए थे, तो उन्होंने महसूस किया कि दुनिया कितनी सुंदर है जब आप उसे नफरत के बजाय प्यार की नज़र से देखते हैं। कोई भी दौलत, कोई भी सत्ता उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती थी जो उन्होंने एक दूसरे की बाहों में पाया था। जंगल ने अपनी गहरी आवाज में अपनी स्वीकृति दी और पूरी दुनिया को बताया कि न्याय का शासन अब शुरू हो चुका है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। समय के साथ विक्रम ने उस स्थान पर एक छोटी सी पाठशाला भी बनवाई, जहां आदिवासी बच्चों को प्रकृति और आधुनिक विज्ञान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। वह अक्सर खुद वहां जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता था, न कि अपनी अमीरी की, बल्कि उस संघर्ष की जिसने उसे एक इंसान बनाया। बच्चे उसे बड़े चाव से सुनते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। आराध्या भी उन्हें जड़ी बूटियों की पहचान सिखाती थी। यह शिक्षा का एक ऐसा मॉडल था जिसने पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल दी। कॉर्पोरेट दुनिया में अब विक्रम का नाम एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में लिया जाने लगा था, और कई अन्य उद्योगपति उनके इस मॉडल को अपने प्रोजेक्ट्स में अपनाने की कोशिश करने लगे। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सारा ज्ञान साझा किया, क्योंकि वह चाहता था कि दुनिया का हर जंगल और हर स्थानीय समुदाय सुरक्षित रहे। उसने एक वैश्विक ट्रस्ट की स्थापना की जो संकटग्रस्त वनों की रक्षा के लिए काम करता था। उसकी इस पहल ने उसे एक महान दूरदर्शी बना दिया। एक ठंडी शाम को, जब वे दोनों अपने बच्चों के साथ उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके सबसे बड़े बेटे ने पूछा कि क्या उन्हें कभी उस सांप से डर लगा था। विक्रम ने आराध्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस सांप ने मुझे वह रास्ता दिखाया जिसे मैं सालों से तलाश रहा था। आराध्या ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि चुनौतियां ही सबसे बड़ा उपहार लेकर आती हैं। बच्चों ने सीखा कि साहस और करुणा ही असली शक्तिशाली हथियार हैं। अब वह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं रहा था, बल्कि वह एक जीवित व्यक्तित्व बन चुका था जिसने अपने रक्षकों को पहचाना और उन्हें अपनाया था। दंडकारण्य की हर पत्ती और हर पत्थर अब विक्रम और आराध्या के बलिदान और उनके अटूट प्रेम की गवाही देता था। हवा में गूंजती सरसराहट अब किसी खतरे की चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक मधुर लोरी थी जो शांति और समृद्धि का संदेश देती थी। अरबपति और वनस्पति शास्त्री की यह दास्तां अब अपने गौरवशाली विश्राम पर थी।